नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी। तो हम प्रतिदिन 2 बजे की क्लास में संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लास एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है, ये सभी उन्हीं क्लासेस के लिए है जिनके पेपर में जो व्याकरण है वो आती है। और संस्कृत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें संस्कृत व्याकरण ना आती हो। तो ये सभी संस्कृत विषय की जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। तो अगर आप एसटेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करें और कोई और विषय की कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये आपके लिए भी उतनी ही वैल्यूएबल रहेगी जितनी एस्टेट वालों की। तो अभी आप ये जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैम ने क्या लिख दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड की थी पूरी 40 मिनट की। और मुझे ये ही नहीं पता लगा कि मेरा माइक ऑन है कि नहीं है, और मेरी सारी की सारी मेहनत समझो पानी में चली गई। मतलब मैं 40 मिनट तक ऐसे ही बोलती रही और जब मैंने क्लास देखी तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। इसलिए अब हम आज की क्लास में हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, फिर भी हम फिर से दोबारा इसको करेंगे 40 मिनट की क्लास में। तो फिर से हम इसको दोबारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे व्यंजन वर्ण को। क्लास को शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट करके भी अवश्य बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि हमने व्यंजन वर्ण कर लिए हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो वो जाकर के देख सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कि आपकी वीडियो ऑडियो सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलो ठीक लग रहा है, बाकी किस्मत। चलिए व्यंजन वर्ण हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। स्वर वर्ण हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अनवग भवति इति व्यंजनम। अनवग भवति इति व्यंजनम। तो ये हमारे क्या है? व्यंजन है। अनवग भवती थी, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले और लिखे जाते हैं, वो क्या हमारे व्यंजन है। स्वरों की सहायता से जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या है? स्वरों की सहायता से जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं जिनको हम व्यंजन वर्ण ये होते हैं? जैसे क, ख, घ, इस प्रकार से ऑनवर्ड, मतलब जितने भी, जैसे हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो माहेश्वर सूत्र में हमारे कितने टोटल 14 सूत्र थे। और 14 सूत्रों में से 4 सूत्र में हमारे स्वर थे, 4 सूत्र स्वर के थे। बाकी सभी जितने भी सूत्र बचते हैं हमारे 10 सूत्र, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। और हल का ही अन्य नाम क्या है? व्यंजन है। या व्यंजन का अन्य नाम हम बोल सकते हैं, वो क्या है? हमारा हल है। और वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों को हमने जाना, वर्ण हमारे होते हैं अल और स्वर हमारे होते हैं अच। ये आप सभी को पता है, हमने स्वर का जब वर्गीकरण किया था तो उसमें ये सब हमने जान लिया था। अब हम करते हैं कि जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको किस किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, किन किन प्रकारों में बांटा गया है, किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, जाते हैं। तो ये हम करेंगे। आप सभी को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हमारे व्यंजन वर्ण है ये अकेले नहीं लिखे जाते हैं। अगर अकेले लिखे जाएंगे तो जैसे ये आधा लिखा गया है इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। इनको स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। अब हमारे आते हैं सबसे पहले कि जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन हम करेंगे।
स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या है? स्पर्श व्यंजन है हमारा, स्पर्श व्यंजन में हम इनको क्या बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। कादयो मावसानः, क्या है? कादयो मावसानः स्पर्शः, कादयो मावसाना स्पर्शः। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कै आदयो मावसाना, अर्थात कै जिसके आदि में है, तो कै से लेकर के, क्या है? कै से लेकर 25 जितने, मतलब कै से लेकर मैं तक कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे? कै से लेकर मैं तक टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको हम जब कै वर्ग टै वर्ग और इस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर कै से कै वर्ग है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? तो वो हमारे आएंगे कै, ख, ग, घ और ङ। फिर आता है हमारा च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या आते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा च, छ, ज, झ और इ। इसके आगे है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? तो ट वर्ग में हमारे आ जाएंगे ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आता है हमारा त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से अक्षर होंगे? तो त वर्ग में होंगे हमारे त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध, न। फिर आता है हमारा प वर्ग। और प वर्ग में कौन कौन से होते हैं हमारे? प वर्ग में हमारे होते हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ और म, ये हमारे प वर्ग में होते हैं। तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये 5 है हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और 5 इंटू 5 कितने होते हैं हमारे? 25 होते हैं। तो ये टोटल 25 अक्षर हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसका मीनिंग भी यही है कि क आदि में है जिसके, अर्थात क आदि में, मैं अर्थात मैं से लेकर के, क आदि अर्थात क से लेकर मैं, अवसान है, क्या होता है? अवसान का अर्थ होता है अंत तक या मैं तक। इस प्रकार भी हम इनको जान सकते हैं कि कै से लेकर मैं तक के जो भी जितने भी वर्ण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बारी आती है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हम ऊष्म व्यंजन को जान लेते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं जिसकी डेफिनेशन दी गई है शलो ऊष्माण है। क्या कहा गया है? कि शलो ऊष्माण है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पूछोगे मैम शल क्या होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और उन माहेश्वर सूत्रों से हमने क्या बनाना सीखा है? तो हमने ये भी बनाना सीखा है कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अर्थात स्टार्टिंग का अक्षर लेकर के अंत के अक्षर को उठा करके क्या बनाते हैं हम? उनमें जितने वर्णों की गणना की जाती है तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या है? तो ऊष्म वर्ण में हमारे हैं शल ऊष्माण है, शल ऊष्माण है। तो यहाँ पर क्या है हमारे? जो शल है, शल एक क्या है? प्रत्याहार है। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आप सभी को पता होगा, हमारे चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में से 13वां सूत्र क्या है? स, स, स। और 15वां सूत्र क्या है? सॉरी, 13वां सूत्र हमारा ये हो जाएगा। और 14वां सूत्र क्या है हमारा? हल। तो यहाँ पर हल में से सिर्फ और सिर्फ हम है ही लेंगे। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी है जब माहेश्वर सूत्र किए गए हैं, तो कि हम लय की गणना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लय की गणना इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि ये इत संजक सूत्र है, सॉरी इत संजक वर्ण है और इत संजक वर्ण की गणना नहीं की जाती है। इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं? इसको हम है तक ही ले रहे हैं, आगे की गणना इसमें नहीं की जाएगी। जैसा कि हमारा जो सूत्र होता है माहेश्वर सूत्र, उसमें ऐसा लिखा होता है श, श, ह,
हल। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स है, ये हमारे क्या हो जाएंगे। और ये आप अभी आप बोलोगे मैम इसमें शल तो है, इसमें रह क्यों नहीं गिना जाता। तो रह भी इसीलिए नहीं गिना जाता क्योंकि ये रह हमारा हलंत दिया हुआ है। यहाँ पर रह जो है ये माहेश्वर सूत्र में ये 13वां सूत्र है और ये हमारा 14वां सूत्र है। तो ये जो 13वां सूत्र है इसके अंदर ये जो रह है ये इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रह इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये भी इत संजक है और इत संजक वर्णों की गणना नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर स तक उठाया गया है और फिर है तक। और ये हमारे चार क्या है, ये हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु क्या है, थोड़ी सी गर्म होकर के मुख से बाहर निकलती है, इसलिए हम इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आप इनको साथ साथ लिखते चलिएगा। इतना अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने दिया होगा। थोड़ा सा समझाने का ये हो सकता है क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है। अगर आपको समझ में आता है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि कंटेंट आपको 100% अच्छा दिया जाएगा, तो इसलिए आप ये अच्छे से ध्यान रखिए। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन हो गए। अब हमारे आते हैं अंतस्थ वर्ण। क्या आते हैं, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण में क्या क्या गिने जाते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें आते हैं हमारे यण, यणो अंतस्था। क्या है, यणो अंतस्तः। अर्थात जो यण है वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। अब आप बोलोगे मैम यण क्या होता है, तो यण होता है माहेश्वर सूत्र। अगर माहेश्वर सूत्र आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे अच्छे से। अब माहेश्वर सूत्र में यण हमारा होता है वो 6ठा नंबर का सूत्र है, य व र ल और लण। तो ये हमारा क्या है, सॉरी 5वां सूत्र है हमारा य व र ल और य व र ल और 6ठा हमारा हो जाएगा लण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, य व र और ल। ये हमारे क्या कहलाते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं यण। और यण के अंदर 4 वर्ण आते हैं। जैसे ऊष्म वर्ण में भी 4 ही वर्ण आए थे, उसी प्रकार से अंतस्थ में भी 4 ही वर्ण आते हैं। और ये अच्छे से याद रखना। और एक बात और बताती हूँ मैं आपको, हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो य व र ल दिया हुआ है इसके अंदर, य व र ल के अंदर हमसे इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि य र ल व कौन सा कथन सही है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये किसके अनुसार है, ये हिंदी के अनुसार है। और ये हमें पढ़ते ही ये भी लगेगा कि यही होगा, लेकिन ये नहीं होगा, र पहले नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो संस्कृत है वो य व र ल मानता है, न कि य र ल व। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जिनको माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद है वो इन चीजों में पजल नहीं होंगे कि वह पहले आएगा या र पहले आएगा। लेकिन जिनको नहीं याद है और जो एग्जाम टाइम ही कुछ ऐसा होता है, मैं खुद बताती हूँ, मैंने खुद ये गलती की है कि मैंने जैसे ही इनको पढ़ा और मैंने ये टिक कर दिया था कि यह र ल व सही क्रम है, लेकिन ये सही क्रम नहीं है, ये हिंदी के अनुसार है। संस्कृत के अनुसार हमसे संस्कृत व्याकरण पूछी जाती है तो हमारा सही ऑप्शन यही होगा, यह व र ल। क्या होगा, यह व र ल, यही हमारे सही ऑप्शन होंगे। और इसके अंदर ये जो हमारे यह और वह है ये हमारे क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। अर्ध स्वर को हम अलग से भी पढ़ेंगे, फिर भी ये जान लीजिए कि ये जो हमारी यह और वह है इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रखिए। और अंतस्थ से रिलेटेड हमसे या तो हमसे ये पूछ लिया जाता है डैश अंतस्थ, फिर हमें ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश अंतस्तः। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा डैश ऊष्माण है। इनके मैं ऑप्शन सेम ही दूंगी, आपका एग्जाम में अलग अलग पूछे जाएंगे, कहीं आप पजल हो जाए। तो ये हमारे क्वेश्चन है 2। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यण, ऑप्शन नंबर 2 शल, ऑप्शन नंबर 3 अच
ऑप्शन नंबर 4 यण। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो हमारे अंतस्थ है ये क्या है और ऊष्म है ये क्या है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला कमेंट करने के लिए आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हमारे जो है ये हमारे यण हो जाएंगे, यणों अंतस्तः, तो ये हमारे यण हो जाएंगे और शल हमारे हो जाएंगे ऊष्माण है। और इनके अंदर कौन कौन से अक्षर वर्ण आते हैं वो हमने जान ही लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर हमसे एग्जाम में यण का कर्म भी पूछ लिया जाता है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा कर्म है य व रैल है। और आपको हिंदी के अनुसार नहीं करना है, हिंदी के अनुसार आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण में ही देखना है। अगर आपसे हिंदी व्याकरण दी गई है, मान लीजिए 15 नंबर की आपके स्टेट के एग्जाम में हिंदी व्याकरण आती है, तो अगर हिंदी व्याकरण दी है और फिर हमसे ये सीक्वेंस पूछा जा रहा है तो हमारा सही हो जाएगा ये रे ले और व। लेकिन अगर हमसे संस्कृत व्याकरण पूछी गई है तो संस्कृत व्याकरण में हमसे य व रे ले ही क्रम होगा हमारा सही, और कुछ आपको नहीं करना है। और ये हमारे य व रे ले क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं चारों अंतस्थ वर्ण, और इन दोनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये हम आगे जानेंगे। अब हमारे आगे आते हैं संयुक्त अक्षर। क्या है, हमारे संयुक्त अक्षर आते हैं। संयुक्त अक्षर में क्या क्या है तो वो हम जान लेते हैं। संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर ये हमारे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये हमारे 3 हैं, श, त्र और ज्ञ। तो ये तीनों में हमें सिर्फ हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमसे ये नहीं पूछे जाते कि संयुक्त अक्षर है उनकी संख्या कितनी है, हमसे सिर्फ पूछा जाएगा स का विग्रह क्या होगा, तो विग्रह हमारा हो जाए क हलंत होगा और स पूरा होगा। आप इसको ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो स दिया इसको फिर ऐसे लगाएं और फिर इसको ऐसे, तो ये श का विग्रह नहीं होगा। आप ये याद रखिए, चाहे ये स हो या फिर त्र हो, तो त्र में भी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, त्र में भी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ये सरासर गलत है। इसी प्रकार आप जय में भी ऐसी गलती कर रहे हो, ये और फिर इसके बाद ए, क्योंकि हम जब इनका विग्रह समझ लेते हैं, इनका विच्छेद समझ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि लास्ट का अक्षर में स्वर मिला हुआ है और वो स्वर क्या होगा, अलग होगा। तो ये हम बिल्कुल बड़ी गलती कर रहे हैं। जो हमारे संयुक्त अक्षर होंगे वो इस प्रकार से नहीं लिखे जाएंगे। वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि हम इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं करेंगे, ए इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई विग्रह नहीं, विच्छेद नहीं किया जा रहा है। ये यहाँ पर श शब्द, त्र शब्द और जय शब्द बनता किस प्रकार से है ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये शब्द किस प्रकार से होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, दोबारा से लिख देते हैं। श बनेगा हमारा क, पहला हलंत होगा और फिर पूरा होगा, इसको आगे और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार त्र हमारा तय आधा होगा और र पूरा होगा। जय हमारा है तो जय हमारा आधा होगा और यह हमारा पूरा होगा। अगर आपको मेरा नाम जानना है तो मेरा नाम यहाँ से शुरू होता है, जय से। जय हलंत से शुरू नहीं होता, कहीं आप सोचो हलंत से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ इसके जय नाम से ही मेरा नाम शुरू होता है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि नाम क्या है मेरा। आई होप आप सभी को पता भी होगा। जिनको पता है वो नहीं बोलोगे, बस ये याद रखना, जिनको नाम पता है वो नहीं बताएगा कि मेरा नाम क्या है कमेंट करके, और जिनको नहीं पता जो गैस करने वाला है वो मेरा नाम करके कमेंट में बता सकता है कि मैम आपका नाम ये है। जय पे कोई भी राशि निकाल सकते हो आप। चलो ये तो हुआ एक्स्ट्रा, अब हम पढ़ाई पे आ जाते हैं। तो ये हमारे संयुक्त अक्षर हो चुके हैं। संयुक्त अक्षर आपको पता ही है कि इनके अंदर लास्ट में हलंत लग करके ए नहीं होगा, पूरा अक्षर होगा, पहला अक्षर आधा फिर दूसरा हमारा पूरा। अब हमारी बारी आती है कि हम संयुक्त अक्षर हमारे हो चुके हैं, फिर हम करते हैं उत्सिप्त व्यंजन। हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं इनको कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, इनके टाइप कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमसे यही पूछा जाता है कि उत्सिप्त वर्ण कौन से होते हैं, पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं, प्रकंपित किनको कहते हैं, अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, संयुक्त अक्षर किन्हें कहते हैं,
मतलब इनकी डेफिनेशन नहीं, इनके सिर्फ वर्ण पूछे जाते हैं कि संयुक्त अक्षर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये हमें से पूछा जाता है। तो अब हम करेंगे प्रकंपित व्यंजन करेंगे। सबसे पहले प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, जिसमें जो हमारी जीवा है वो क्या करती है, रगड़ लगा करके। प्रकंपित व्यंजन क्या है, जिसमें हमारी जो जीवा है वो क्या करती है, हमारी जो जीवा है वो 2 या 3 बार से अधिक कंपन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन है। जैसे एकमात्र व्यंजन हमारा प्रकंपित, जिसको हम रै बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रै बोलते हैं। आप बोल करके देखिए रै। जब आप रै बोलोगे तो आपकी जीवा क्या होगी, कंपन होगी, जीवा में क्या होगी, कंपन। बोल के देखिए, आप सीधा ऐसे नहीं बोलोगे रै, इसमें कोई कंपन नहीं हुई। आप जिसको रियल साउंड जो होती है उसमें उसी प्रकार से इसको बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, र र। तो आप रे जैसे बोल रहे हो, रे जैसे ही आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है, जीभ वो क्या करेगी, कंपन करेगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और ये हमारा सिर्फ एकमात्र ये है रे व्यंजन। और ये इसको हम अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा अन्य नाम हो जाएगा लुंठित। क्या हो जाएगा अन्य नाम इसका, लुंठित व्यंजन, लुंठित। तो हमसे प्रकंपित जरूरी नहीं है कि प्रकंपित ही पूछा जाएगा, हमसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो ये हमारा रै हो जाएगा, लुंठित व्यंजन। अब हमारा आता है आगे उत्सिप्त व्यंजन। क्या है, उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त व्यंजन का, उत्सिप्त यहाँ पर क्या है, उत्सिप्त का, उत्सिप्त का अर्थ क्या हुआ है, होता है, तो उत्सिप्त का अर्थ हमारा होता है फेंका हुआ। क्या अर्थ होता है हमारा उत्सिप्त का, उत्सिप्त का अर्थ होता है हमारा फेंका हुआ, उत्सिप्त अर्थात फेंका हुआ। तो उत्सिप्त वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये हम जानते हैं। उत्सिप्त वर्ण, उत्सिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, जिसको हम जैसे वर्णों को एक दम से फेंक देते हैं, ऐसा लगता है इसको फेंका हुआ। जैसे वर्ण कौन कौन से उत्सिप्त, तो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे अड और अड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उत्सिप्त व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उत्सिप्त वर्ण या उत्सिप्त व्यंजन हमारे हो जाएंगे। जैसे आप बोल के देखिए अड, अड। तो हम इसको जब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एकदम से इसको मुंह से निकाल करके फेंक रहे हैं। तो उत्सिप्त का अर्थ क्या होता है, उखड़ा हुआ या फिर फेंका हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 वर्ण होते हैं, ड और ढ। तो इनको हम उत्सिप्त वर्ण बोलते हैं, और इनको आप अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद हमारे आते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या आता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ क्या है, पार्श्विक का व्यंजन का अर्थ क्या है, जो हमारे पास से ही, अर्थात जो मसूड़ों के पास से होकर के गुजरता है उसको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो ये आपको ये अच्छे से याद रखना। हमसे ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा है जो पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक वर्ण है। तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पार्श्विक वर्ण है ल, और कुछ नहीं है, ल है हमारा। आप ल को देख करके ये मत कर दीजिएगा कि ये लुंठित है, नहीं, ये लुंठित नहीं है, ये क्या है हमारा पार्श्विक है। लुंठित तो हमारा र है, लुंठित हमारा र है, न कि ल। इसलिए आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पर कांटा लगा देती हूँ। तो ये जो हमारा ल है ये क्या है, पार्श्विक, पार्श्विक हमारा व्यंजन है ल। आपको ये याद रखना है। ल का मतलब जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसको मसूड़ों से पास से होकर के हमारी जो हवा है वो गुजरती है, तो ये हमारा ल कहलाता है। इसके बाद हमारा आगे जो आता है पार्श्विक के बाद, वो आते हैं हमारे अर्धस्वर। और उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि जो हमारे व्यंजन वर्ण है इनको किस किस प्रकार से जाने जाते हैं। अब अर्धस्वर में किन की गणना की जाती है, तो अर्धस्वर में जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, अर्धस्वर में सिर्फ और सिर्फ हमारी गणना की जाती है, अर्धस्वर में य और व की। किसकी गणना की जाती है, य और व की। और ये आपके लिए सभी, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, इन सभी संस्कृत व्याकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये पूछा भी जाता है कि अर्धस्वर की गणना इसमें से किसकी नहीं की जाती है। उस एक बार क्वेश्चन भी आया स्टेट में और ये पूछा भी गया है। तो आपको ये अच्छे से नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये चीजें है ना एग्जाम में कंफ्यूज बहुत क्रिएट करती है, कंफ्यूजन बहुत करती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्या कर रहे थे हम, अर्धस्वर कर रहे थे, तो हमसे प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर
कि अर्ध स्वर में किसकी गणना नहीं की जाती है। अर्ध स्वर में, इसको हमसे संस्कृत में पूछा जा सकता है या आप संस्कृत में देख सकते हैं एग्जाम में। अर्ध स्वर में किसकी गणना नहीं की जाती, किसकी गणना नहीं की जाती, नहीं की जाती। ऑप्शन है हमारे पास यह, ऑप्शन नंबर 2 जिसमें हमारे पास है र, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें हमारे पास स है, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें हमारे पास स्व है। तो अब हमसे पूछा गया है कि अर्ध स्वर में किसकी गणना नहीं की जाती है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे किसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन आपको ऐसे नहीं बताना है, ऑप्शन आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें बोला गया है कि यहाँ पर हम इनको ए और बी दे देते हैं, ए बी सी और डी। तो ये ए बी सी डी दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में बोला गया है ए एवं डी, ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3 ए एवं बी, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा ये चारों। तो आप मुझे कमेंट करके इनके अनुसार कमेंट करके बताओगे किन के अनुसार, इन ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि हमसे एस्टेट के एग्जाम में इसी प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप पहले वाले ऑप्शन को देखो और आंसर टिक कर दो, क्योंकि इस प्रकार की गलती बहुत से बच्चों के साथ होती है। तो यहाँ पर मेरे साथ खुद ये गलती हुई है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता पा रही हूँ, क्योंकि जो खुद फील करते हैं ना उसका एक्सपीरियंस और ज्यादा हो जाता है। तो मैंने ये खुद फील किया है, क्योंकि कभी कभी कैसा क्या होता है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन होता है और यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर रखा हुआ, आंसर की रखी हुई होती है, और हम नीचे नहीं देखते हैं कि नीचे भी कोई ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि अर्ध स्वर में किसकी गणना नहीं की जाती है। हम देखते हैं कि यार रह तो लग रहा है हमें, ठीक है, सह नहीं लग रहा, तो हम इसको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 से टिक करके इसको राइट मान लेते हैं और गोला भर देते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्जाम है, उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। और फिर हम देखते रहते हैं यार हमने इतनी बड़ी गलती करती है, हमने ये नहीं देखा कि नीचे 4 ऑप्शन है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से देखना है कि ये आपका ये ऑप्शन भी आपको ध्यान से देखना है कि नीचे कहीं हमसे और ऑप्शन तो नहीं पूछे गए हैं जिसके अनुसार हमसे प्रश्न देना है। तो या मुझे कमेंट करके बताओगे नीचे वाले के अनुसार कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से। इसी चैनल पर आपको बिल्कुल इजी लेवल पर पूरी संस्कृत व्याकरण करवाई जाएगी। तो आइए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।